चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए। देखिए यहां पर हम लोग का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स देखें अगर तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी? केमिकल काइनेटिक्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं रासायनिक बलगतिकी। ध्यान रखना है। ध्यान दें तो यहां पर जो रासायनिक लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया। ध्यान दीजिए, आवाज नहीं आए, नहीं तो आवाज आने के लिए पिटा सकते हैं आप लोग। ये बात आप लोग को हर कुछ दिन के बाद याद दिलाना पड़ता है। तो रासायनिक का मतलब क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, हम लोग को ध्यान रखना है। नहीं, और बलगतिकी का मतलब सिंपली होता है गति। बलगतिकी का मतलब क्या है? सिंपली गति। ध्यान रखना है। यानी इस चैप्टर में हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हमको रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ना है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, क्योंकि यहां पर केमिकल काइनेटिक्स लिखा हुआ है, तो ये जो काइनेटिक्स है ये एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है। ये जो है एक्चुअली क्या है? एक ग्रीक वर्ड है जो कि आया है हम लोग कहां से? एक वर्ड है काइनेसिस। नहीं, किस वर्ड से आया है? काइनेसिस वर्ड से ही आया है। ध्यान रखना है। देखा जाए तो इसको हम लोग बोल रहे हैं ये ग्रीक वर्ड है। नहीं, कम फ्रॉम काइनेसिस वर्ड, काइनेसिस से आया है। और ये जो काइनेसिस है इसका मीनिंग हम लोग के भाषा में क्या होता है? मूवमेंट। अच्छा, ये समझते हैं कि कोई भी चैप्टर जो है या कोई भी चीज जो है वो पहले इंग्लिश में आता है तब हिंदी में आता है। ये पता है ना? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर जो है वो एक्चुअली पहले कहाँ आता है? इंग्लिश में आता है। नहीं, उसके बाद हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हिंदी बुक छपाया जाता है और आप लोग को पढ़ाया जाता है। बस मेरा ना? नहीं, और बिहार ही एक ऐसा जगह है जहां पर मैक्सिमम इसी चलता है। ध्यान रखना है। नहीं तो मैक्सिमम जगह क्या चलता है? इंग्लिश ही चलता है। ध्यान रखना है। आप लोग को ये ट्रेंड बदलिएगा, अपना ट्रेंड बदलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में अपने आप कन्वर्ट करें। इसलिए कन्वर्ट करें नहीं क्योंकि इसके बाद आप कहीं भी पढ़िएगा ना, कोई भी एग्जाम आप देने जाइएगा, मतलब मान लो कि आप इंजीनियरिंग ही करते हो, मेडिकल ही करते हो, या एयरफोर्स का एग्जाम दिया, डिफेंस का ही कोई एग्जाम दिया, एनडीए दिए, कोई भी एग्जाम दे दो, कहीं आप चले गए, क्वेश्चन ठीक है हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, लेकिन उसके बाद कहीं भी आप किसी जॉब में जाते हैं तो वहां पे आगे की जो पढ़ाई होती है वो क्या लगता है? हिंदी में कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में है। जितना प्रोफेसर सब पढ़ाने वाला है सब कौन सी में है? इंग्लिश में है। बात समझ में आ रहा है ना? तो दिक्कत तो होता ही है। चलो देखा जाए तो हम लोग पढ़ रहे केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल का मतलब रासायनिक और काइनेटिक्स का मतलब बलगतिकी। रासायनिक का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया और बलगतिकी का मतलब क्या है? गति। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में। ध्यान रखना है। तो 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। एक, रासायनिक अभिक्रिया की गति। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक। नहीं तो जैसे अगर कारक की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारक में एक होता है उत्प्रेरक। सुने हैं उत्प्रेरक का नाम? उत्प्रेरक का उपयोग सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बस में रहा है। आप सुने होंगे ताप। नहीं, अगर कोई अभिक्रिया बहुत स्लोली चल रही है
नहीं, तो उसको स्पीड करने के लिए ताप का यूज किया जाता है। ताप बढ़ाने पर रासायनिक अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। तो इस चैप्टर में आप उन कारकों के बारे में भी पढ़ेंगे, नहीं, जो रासायनिक अभिक्रिया के दर को बढ़ा सकते हैं या रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटा सकते हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। और तीसरा पॉइंट हम बोले कि इस चैप्टर में कुछ अभिक्रियाओं का, सभी अभिक्रियाओं का नहीं, कुछ अभिक्रियाओं का हमको क्रियाविधि भी पढ़ना है। नहीं, तो क्रियाविधि का मतलब क्या होता है? क्रियाविधि का मतलब होता है कि अगर कोई आपको अभिक्रिया दिया हुआ है, नहीं, तो वो अभिक्रिया में अभिकारक कैसे उत्पाद में बदला। क्या बोल रहे हैं? अभिकारक कैसे उत्पाद में बदला, नहीं, उसकी क्या क्रियाविधि थी, किस रास्ते से वो बदला, नहीं, उसके बारे में ये चैप्टर आपको जानकारी देगा। यानी ये चैप्टर आपको बताएगा कि अगर कोई अभिक्रिया आपको दी हुई है, नहीं, तो वो अभिक्रिया एक स्टेप में पूरी हो गई कि वो अभिक्रिया 2 स्टेप में पूरी हुई कि अभिक्रिया 3 स्टेप में पूरी हुई, इसकी जानकारी भी ये चैप्टर आपको देगा। तो फिर से आए, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और तीसरा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पढ़ना है। इतना में दिक्कत है? चलो, तो सबसे पहला आता है भाई कि केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का परिभाषा लिखें। तो अगर हम लोगों से रासायनिक बलगतिकी अगर लिखा हुआ है, नहीं, और रासायनिक बलगतिकी का अगर कोई बोलता है कि परिभाषा लिखो, तो हम क्या लिखें? बोलो, कौन नहीं बोलेगा? ताकते रहेगा सब। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया की गति के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया की गति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, और तीसरा रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में ध्यान रखना है। नहीं, इसी शाखा को क्या कहते हैं? इसी शाखा को रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? समझ जाएंगे? तो कोई पूछेगा रासायनिक बलगतिकी क्या है, तो बता दीजिएगा, नहीं बता दीजिएगा? बता दीजिएगा। चलिए, अगला टर्म हम लोगों को लिखा हुआ है इसमें रिएक्शन। रिएक्शन का हिंदी क्या होता है जी? अभिक्रिया। अब आपसे कोई पूछे कि अभिक्रिया किसे कहते हैं, नहीं, तो अभिक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया है। नहीं, अभिक्रिया क्या है? एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है। नहीं, एक ऐसी प्रक्रिया जिस प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण किया जाता है, नहीं, अभिक्रिया करवाकर, रासायनिक अभिक्रिया करवाकर, नहीं, तो वही प्रक्रिया क्या है?
अभिक्रिया है। नहीं, तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है, उसी प्रक्रिया को अभिक्रिया कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? चलो, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है Na+Cl से क्या बना? NaCl। नहीं, तो आप जानते हो कि सोडियम जो है क्या है? धातु है। क्लोरीन क्या है? अधातु है, ध्यान रखना है। और ये क्या है? नमक है। नहीं, इस दोनों को, इन दोनों में से किसी को भी हम खा नहीं सकते हैं, हम पहले ही बताए हैं। सोडियम को भी नहीं खा सकते हैं, क्लोरीन को भी नहीं खा सकते हैं, ध्यान रखना है। नहीं, इनको नहीं खाया जा सकता है। यानी आपको प्योर सोडियम कोई दे दे और कहे कि खा लीजिए, तो खा सकते हैं? नहीं। प्योर क्लोरीन कोई दे दे, कोई खा लीजिए, तो नहीं खा सकते हैं। नहीं, लेकिन आपको नमक दे दिया जाए तो खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? इसको हम लोग खा सकते हैं। नहीं, तो इस नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ है, जो नया पदार्थ आपका बना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा बना? अभिक्रिया के द्वारा। नहीं, सोडियम और क्लोरीन में नहीं, हम लोग को अभिक्रिया करवाया गया और अभिक्रिया करा के NaCl बनाया गया। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा नए पदार्थों का निर्माण होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभिक्रिया। ठीक है। अब वेग के आधार पर, क्या हम बोल रहे हैं? वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। क्या आधार पर? वेग के आधार पर। नहीं, एक होगी अत्यंत तीव्र गति की अभिक्रिया, वेरी फास्ट रिएक्शन। एक होगा मध्यम दर की अभिक्रिया और एक होगी मंद गति अभिक्रिया। क्या होगा? मंद गति अभिक्रिया, यानी वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। तो 3 टाइप का हम लोग को रिएक्शन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ध्यान रखना है। तो पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो, उसके पहले क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शर्तें। रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शर्तें। चलो, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए हम लोग को शर्त पता करना है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या शर्त है। नहीं, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए पहला शर्त है कि 2 अभिकारक हैं, उन दोनों अभिकारक को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। नहीं, जैसे हम एक बर्तन ले, एक अभिकारक A है, एक अभिकारक B है, और दोनों को उठा के बर्तन में कोना पर डाल दें, दोनों का कभी भी मुलाकात नहीं हो। नहीं, तो क्या उनके बीच में अभिक्रिया हो जाएगी? नहीं होगी। अभिक्रिया होने के लिए जरूरी है कि अभिकारक एक दूसरे के नजदीक आए, आपस में टकराएं, सही दिशा में टकराएं। नहीं, और उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, तब जाके उनके बीच में अभिक्रिया होगी, और नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे हम लोग एग्जाम्पल नहीं बोलते हैं कि भाई एक क्लास में 2 बच्चा है। नहीं, तो एक क्लास में अगर 2 दोस्त है, नहीं, तो उन दोनों दोस्त के बीच में दोस्ती हो, इसके लिए जरूरी है कि दोनों दोस्त एक ही बेंच पर बैठे। नहीं, अब एगो दोस्त बैठ रहा है उस कोना पर, एगो दोस्त बैठ रहा है उस कोना पर, कोई मुलाकातें नहीं हो रहा है, तो क्या उनके बीच में दोस्ती की संभावना है? नहीं। दोस्ती की संभावना होगी जब दोनों दोस्त एक जगह बैठे। नहीं, पहला। दूसरा, दोनों के बीच जो बातचीत हो वो पॉजिटिव बातचीत हो, निगेटिव बातचीत नहीं हो, यानी टकराव जो हो वो सही दिशा में हो। ये नहीं कि पहले के दिन मुलाकात हुआ, मुंह थोड़ा थोड़ी हो गया, नहीं फोड़ा फोड़ा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं रॉन्ग डायरेक्शन। नहीं, गलत दिशा में टकराव। तो गलत दिशा में टकराव होगा तो दोस्ती होगा? नहीं होगा। सही दिशा में टकराव होगा तभी दोस्ती होगा। नहीं, फिर तीसरा कंडीशन में क्या बताए? पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, यानी दोनों दोस्त बार बार मिले, बार बार टकराएं नहीं, यानी बार बार बातचीत कर रहे हैं,
ठीक है। अब उनके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। तो ऊर्जा का मतलब हुआ कि तनी कोई रसगुल्ला आप खिला दीजिए, तनी वो कोई समोसा खिला दिया, नहीं तो इससे क्या होगा, जब ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में रहेगी दोस्ती क्या हो जाएगी, ज्यादा पक्की हो जाएगी। ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए शर्तें, तो क्या क्या शर्तें हैं। पहला शर्त हम लोग को बोला गया, अभिकारकों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। तो नजदीक आने का मतलब समझते हैं क्यों बोला जाता है, आकर्षण होना चाहिए, नजदीक आना चाहिए। ध्यान रखना है, अभिकारकों को एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या है, अर्थात अभिकारकों के बीच आकर्षण होना चाहिए, अभिकारकों के बीच आकर्षण होना चाहिए। ध्यान रखना है, ठीक है। तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर दोनों अभिकारकों के बीच में आकर्षण नहीं है, नहीं तो उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ध्यान रखना है, ठीक है, पहला। दूसरा, अभिकारकों के बीच बार बार टकराव होना चाहिए, अभिकारकों के बीच बार बार टकराव होना चाहिए। देखिए, कोई भी दो परमाणु पहली बार में टकराएं और अभिक्रिया हो जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, नहीं। इसलिए अभिकारकों को अभिक्रिया करने के लिए बार बार आपस में टकराना पड़ता है। तो अभिकारकों के बीच बार बार टकराव होना चाहिए, अभिकारकों के बीच बार बार टकराव होना चाहिए, ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट, इनके बीच का टकराव, इनके बीच का टकराव सही दिशा में होना चाहिए, इनके बीच का टकराव सही दिशा में, इनके बीच का टकराव सही दिशा में होना चाहिए, यह पॉइंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। अरे तुम लोग गधा है, जब कोई चीज लिख के पढ़ाया जाता है तो उस चीज को तुम लोग क्लास में लिख क्यों नहीं लेते हो, नहीं बहुत है, मुंह ताक रहा है। जब ये लिख के कोई चीज पढ़ाया जा रहा है तो टाइम बचेगा ना, अगर हम यहीं पर लिख लेंगे तो। नहीं तो सर लिख रहे हैं ताकि सर को एग्जाम देना है, सर बोल रहे हैं कि सर को याद करना है, नहीं सर एग्जाम देने जाएंगे, स्थिति ये है। अरे पीडीएफ नहीं भेजेंगे आज, देखते हैं कैसे होता है। इनके भी टकराव, इनके बीच का टकराव सही दिशा में होना चाहिए। अगले पॉइंट पे आए। अगला पॉइंट था, अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में अभिकारकों के पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है, नहीं तीन चार कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होंगे तभी अभिकारकों के बीच अभिक्रिया होगी, नहीं तो अभिक्रिया नहीं होगी। ये बात हमको ध्यान रखना होगा, इसमें दिक्कत नहीं है। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। देखो तो अभी हम लोग बोल रहे थे रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन मतलब वेग के आधार पर, वेग के आधार पर, वेग के आधार पर रिएक्शन को तीन भाग में बांटा गया है। एक बोला गया वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, ध्यान रखना है। मॉडरेट रिएक्शन जिसको बोलते हैं मध्यम दर की अभिक्रिया, और तीसरा है वेरी स्लो रिएक्शन जिसको बोल रहे हैं अत्यंत मंद गति अभिक्रिया।
ध्यान रखना है। तो अगर हम लोग ध्यान दें तो हम लोग को बोला गया कि स्पीड के आधार पर रिएक्शन को 3 भागों में बांटा गया है, अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, मध्यम दर अभिक्रिया और अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। ध्यान रखना है। नहीं, अब बारी बारी सबको पढ़ते हैं। देखो तो पहला हम लोग को आया वेरी फास्ट रिएक्शन। नहीं, तो वेरी फास्ट रिएक्शन यानी वही बात फिर से, अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया, अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया। अब अगर अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया की बात करें तो अत्यंत तीव्र गति जो अभिक्रिया है, इसे किन अभिक्रियाओं को अत्यंत तीव्र गति अभिक्रिया कहेंगे? तो समझो, जो अभिक्रिया कुछ सेकंडों में पूरी हो जाती है, हम लोग कहा जा रहा है कि जो अभिक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है, जो अभिक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है, नहीं, तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। तो जो अभिक्रिया कुछ सेकंड में पूरी हो जाती है वो तीव्र गति की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल लें, नहीं तो पेट्रोल का जलना या पेट्रोल का दहन, पेट्रोल का दहन अभिक्रिया, नहीं कम्बशन ऑफ पेट्रोल। तो पेट्रोल आप ले लीजिए और पेट्रोल को जलाइए, तो क्या पेट्रोल को पूरी जलने में 2-4 घंटा लगेगा क्या? नहीं। आप 1 गिलास पेट्रोल ले लीजिए, मारिए, 1 गिलास पेट्रोल को जलने में मात्र 1 से 2 सेकंड लगेगा। नहीं, बस ना 1 सेकंड 2 सेकंड में पूरा पेट्रोल आपका जल जाएगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो पेट्रोल का दहन अभिक्रिया, साथ साथ एग्जाम्पल में हम लोग को लिखा जाता है आयनिक अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? आयनिक अभिक्रिया। तो आयनिक अभिक्रिया का मतलब क्या? आयंस के बीच अभिक्रिया। मान लीजिए हमें आयन ले ले, धनायन ले लिए और यहां पे ऋणायन ले ले, तो बताओ धनायन और ऋणायन अगर ले लिए तो धनायन और ऋणायन के बीच का यहां जो अभिक्रिया होगा वो हम लोगों का फास्ट होगा कि स्लो होगा? फास्ट होगा, क्योंकि धनायन है ऋणायन है। तो धनायन और ऋणायन के बीच में आकर्षण फास्ट होता है, तो आकर्षण फास्ट होगा तो यहां पर रिएक्शन भी क्या होगा? फास्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो भी आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो फास्ट होती हैं। आयनिक अभिक्रिया यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें आयन भाग लेते हैं वो हम लोग का फास्ट होता है। जैसे यहां जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको ध्यान से देखो, AgNO3। तो अगर AgNO3 को तुम तोड़ोगे तो कौन जुटेगा? Ag प्लस NO3 माइनस। NaCl तोड़ो, क्या जुड़ेगा? Na प्लस Cl माइनस। अब बनाओ, इसका प्लस चार्ज इसके माइनस से रिएक्शन करेगा, इसका माइनस इसके प्लस से रिएक्शन करेगा, तो AgCl से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? बोलो, AgCl। और ये सोडियम इससे करके क्या बनाएगा? NaNO3 बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? नहीं। तो यहां भी देखो धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, तो ये रिएक्शन फास्ट की स्लो? फास्ट। तो जो रिएक्शन आपका, जो भी रिएक्शन आपका दिया हुआ है, अगर उसमें आयन भाग ले रहे हैं तो जनरली वो रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा। ध्यान रखना है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन में सब एग्जांपल हम लोग के हो सकते हैं। अब यहां पर टाइप किया है तो ये थोड़ा सा गलत टाइप कर दिया है, एन यहां नहीं होगा। चलिए, इतना में दिक्कत नहीं ना है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला हम लोग का देखा जाए तो दिया हुआ है मॉडरेट रिएक्शन। तो अगर मॉडरेट रिएक्शन लिखा हुआ है तो मॉडरेट रिएक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं जी? मध्यम दर अभिक्रिया। मध्यम दर अभिक्रिया। तो अगर मध्यम दर अभिक्रिया है तो इसके लिए बोला गया कि वैसी अभिक्रियाएं या वैसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों में पूरी हो जाती हैं। वैसी अभिक्रिया जो कुछ मिनटों में पूरी जाती है, यानी ये ना ही बहुत फास्ट है ना ही बहुत स्लो है। आप रिएक्टेंट रख दीजिएगा तो हो सकता है कि रिएक्शन 1 मिनट के बाद स्टार्ट हो,
नहीं, धीरे धीरे हो रहा है, 5 मिनट में रिएक्शन आपका पूरा हो, 10 मिनट में रिएक्शन आपका पूरा हो। तो वैसी अभिक्रियाएं जो कुछ मिनटों में पूरी जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम दर अभिक्रिया कहलाएंगी। अब मध्यम दर अभिक्रिया में जनरली ध्यान रखना है कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन? जनरली जो ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है ये मध्यम दर रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। अब सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, सारा ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं, ध्यान रखना है। जनरली जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिएक्शन है नहीं, वो क्या होती है? मध्यम दर की अभिक्रिया। जैसे मान लो हम ऐसे ले लें CH3OH, ये क्या है? अल्कोहल। नहीं, अल्कोहल का रिएक्शन हम करा दिए HBr के साथ, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्शन यहाँ HBr से किए, ध्यान रखना है। तो जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई दे तो जनरल ये रिएक्शन जो है नहीं वो मध्यम दर होती है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में? तो CH3OH आप प्लस HBr किए तो इसमें का OH हटता है, इसमें का H हटता है, और ये Br किसे जुड़ेगा? CH3 से। प्रोडक्ट क्या बनेगा? और प्लस में क्या? H2O बनेगा। नहीं, तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल होगा? ये आपका मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। बस में रहे, तो ये रिएक्शन आपका मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल होगा। जैसे यहां एग्जांपल देखो, NH4NO2 का टूटना, तो तोड़ो, देखो तो NH4NO2 नहीं, डिकम्पोजिशन लिखा है, तो डिकम्पोजिशन का हिंदी क्या होता है? टूटना। शुद्ध भाषा में कहें तो विघटन। नहीं, तो अगर NH4NO2 को तोड़ेंगे तो ये टूटता है। देखो नाइट्रोजन कय गो है? 1 2, तो N2 प्लस ऑक्सीजन कय गो है? 2 गो, तो जय गो ऑक्सीजन तो गो पानी बना दो। देख लो, 2 गो ऑक्सीजन और 4 गो हाइड्रोजन, 4 गो हाइड्रोजन है नहीं, तो हम लोग को जब इसको तोड़ोगे तो टूटेगा N2 + 2H2O में। तो ये रिएक्शन भी मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक, सेम एज डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी H2O2 का टूटना। H2O2 क्या बोलते हैं जी? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी तोड़ोगे तो ये टूटेगा। H2O2 टूटता है कौन सी में? पानी में। तो यहां पर हम 2 गो H2O2 ले लिए, चलो तोड़ो इसको। तोड़ेंगे तो आएगा 2H2O और प्लस O2, यानी जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को तोड़ोगे तो क्या बनता है? पानी और ऑक्सीजन गैस। तो ये रिएक्शन भी मॉडरेट रिएक्शन का एग्जांपल है। दिक्कत है? तो इतना हम लोग को सिंपल ध्यान रखना है कि भाई तीव्र गति की अभिक्रिया जो है वो कौन है? तो आयनिक अभिक्रिया। बात समझ में आ रहा है? मंद गति का अभिक्रिया मध्यम दर का अभिक्रिया कौन होता है? तो जनरली ऑर्गेनिक रिएक्शन, या 1-2 एग्जांपल ये दिए हैं उनको ध्यान रखेंगे। बस में रहा है? ठीक, तो ये सब पॉइंट आप क्लियर कीजिएगा। अगले पे आइए। अगला क्या लिखा हुआ है? वेरी स्लो रिएक्शन। तो वैसे अभिक्रियाएं जो कुछ घंटों में या कुछ महीनों में या कुछ सालों में पूरी होती हैं उन्हें कहते हैं हम लोग क्या? वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन का हिंदी क्या जी? अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। अत्यंत मंद गति अभिक्रिया। नहीं, तो यहां पे बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो कुछ घंटों या कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ सालों में पूरी होती हैं। ध्यान रखना है। तो वैसी अभिक्रिया जो हम लोगों का कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों या कुछ सालों में पूरी होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वेरी स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, तो बताओ लोहे में जंग लगना ये जो एग्जाम्पल है नहीं, ये किसका एग्जाम्पल है? वेरी स्लो रिएक्शन का। ऐसा नहीं है कि आप लोहा लेके आए और लोहा जो है तुरंत कुछ सेकंड में सब में जंग लग गया। आप लोहा को ले आए तो होता है कि आपका 1 दिन 2 दिन 3 दिन रहेगा, उसके बाद धीरे धीरे लाल होना शुरू होता है। बात समझ आ रहा है ना? नहीं, तो लोहे का जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ये वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। साथ साथ कन्वर्जन ऑफ डायमंड इंटू ग्रेफाइट, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, हीरे का ग्रेफाइट में बदलना, यह भी किसका एग्जाम्पल है?
वेरी स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल हो। ध्यान रखिएगा, आप जो भी हीरा मार्केट से खरीदते हैं कभी भी मत ध्यान रखिएगा कि वो हीरा सदा के लिए है। प्रचार बोलता है ऐसा ही, हीरा होता है सदा के लिए, लेकिन हीरा सदा के लिए नहीं है। जितना हीरा होता है वो कुछ वर्षों के बाद नहीं, ग्रेफाइट में यानी कोयला में बदलना शुरू हो जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये केमिस्ट्री का होता है। हर एक हीरा धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर जाता है, ध्यान रखना है। हाँ, अब ये है कि आपका 10 पुश तक नहीं होगा, यानी उसको हो सकता है कि कन्वर्ट करने में 1000 साल लगे, नहीं क्या लगे, 1000 साल लगे, लेकिन हीरा समय के साथ खराब हो जाता है, वो धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट कर जाता है। नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट पे आइए, ध्यान दीजिए। यहां पे लिखा हुआ है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखा हुआ है? तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का हिंदी क्या होगा? अभिक्रिया की दर। नहीं, ध्यान रखना है। तो अब यहां सवाल उठता है कि भाई अभिक्रिया का दर किसे कहेंगे? हम लोग कहा जा रहा है कि अभिक्रिया का दर किसे कहेंगे। अगला पॉइंट आया, तो समझो अभिक्रिया का दर, कोई भी अभिक्रिया फास्ट हो रहा है, कोई अभिक्रिया फास्ट हो रहा है, ये कैसे पता करेंगे? तो हम लोग अभिकारक को लेंगे, अभिकारक को उठा के एक बर्तन में रखेंगे। नहीं, अब अभिकारक ए और बी लिए हुए हैं, बर्तन में डाल दिए। नहीं, और बर्तन में डाले, अभी हम सोच रहे थे कि हिलाएं उन लोगों को, आपस में टकराएं, तो ये आपस में खुद टकराने लगा, सब अभिक्रिया कर लिया। नहीं, यानी कुछ देर में हम 10 ग्राम ए लिए थे, 10 ग्राम बी लिए थे, और कुछ देर के बाद 10 ग्राम ए खत्म, 10 ग्राम बी खत्म। यानी कुछ देर का मतलब कुछ सेकंड में खत्म हो गया, कुछ सेकंड में खत्म हो गया, 10 ग्राम ए 10 ग्राम बी खत्म हो गया। तो अभिक्रिया क्या कहेंगे, फास्ट की स्लो? फास्ट। नहीं, यानी कि समय का बदलाव देखना है कि समय हम कहाँ बदलाव देखा, अपने घर में, अपना घर में नहीं, घड़ी में क्या लगा दिए, टाइमर। क्या लगा दिए, टाइमर। टाइमर मतलब घड़ी में 0 लगाने का उपाय है कि नहीं है? है। तो टाइमर लगा दिए, 0 हो रहा है, ठीक। ए का 10 ग्राम बी का 10 ग्राम बर्तन में डाल दिए और टाइमर शुरू कर दिए। टाइमर शुरू किए, तब देखने ले अभिक्रिया पूरा, तो टाइमर रोक दिए। नहीं, देखने का तो 2 सेकंड में पूरा हो गया। नहीं, तो अभिक्रिया क्या हुआ, फास्ट। अब क्या कहेंगे, फास्ट। यानी कहने का मतलब है, यहां पे कहने का मतलब है कि समय में बदलाव देख लो और अभिकारक की मात्रा में बदलाव देख लो। अगर समय में बदलाव के साथ अभिकारक की मात्रा बहुत तेजी में बदल रही है तो अभिक्रिया फास्ट है। नहीं, अगर हम 10 ग्राम ए लिए होते या 10 ग्राम बी लिए होते और 10 ग्राम ए और 10 ग्राम बी को बर्तन में डाल देते और टाइमर शुरू करते, नहीं टाइमर शुरू करते, 1 घंटा बीत जाता, अभिक्रिया नहीं होता, तो क्या बोलते, स्लो रिएक्शन। क्या कहते, स्लो रिएक्शन। नहीं, अगर ए का 10 ग्राम लिए, बी का 10 ग्राम लिए, दोनों को बर्तन में डाल दिए, टाइमर शुरू कर दिए, नहीं 5 मिनट के बाद दोनों में अभिक्रिया शुरू हो गया, तो मॉडरेट रिएक्शन। तो ओवरऑल किसी भी अभिक्रिया का दर अगर पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे? समय में बदलाव के साथ अभिकारक की मात्रा में जो बदलाव होता है, इसी के आधार पर अभिक्रिया का दर प्राप्त किया जाता है। यह बात हम बोल तो गलत है? हमको क्या देखना होगा कि समय बदल रहा है और समय में बदलने के साथ अभिकारक की मात्रा कितनी तेजी से बदल रही है। अगर ये हम पता कर लें तो हम बता देंगे कि अभिक्रिया किस टाइप का है, फास्ट है, स्लो है कि वेरी स्लो है। बोलो, बोल सकते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोल सकते हैं। तो इसीलिए अभिक्रिया के दर का परिभाषा हम लोग को दिया जाता है, नहीं कि समय में बदलाव के साथ अभिकारक की मात्रा में जो बदलाव आता है उसी के आधार पर अभिक्रिया का दर निकाला जाता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, समय में बदलाव के साथ, समय में बदलाव के साथ अभिकारक, अभिकारक बोलो या उत्पाद भी बोल सकते हैं कि उत्पाद कितनी तेजी से बन रहा है। समय में बदलाव के साथ अभिकारक या उत्पाद की मात्रा में जो बदलाव आता है, जो बदलाव आता है उसी के आधार पर
उसी के आधार पर अभिक्रिया का दर ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया का दर ज्ञात किया जाता है। दिक्कत है? इसी डेफिनेशन को बुक में देखोगे तो बुक में ऐसे लिखा रहता है, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो बदलाव आता है, इकाई समय में नहीं, बुक में परिभाषा ऐसे लिखा जाता है, इकाई समय में अभिकारक, इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव को ही अभिक्रिया का दर कहते हैं। अभिक्रिया का दर कहते हैं। बोलो, दिक्कत है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, देख लो। ठीक। अभिक्रिया का दर जो है इसको स्मॉल आर से दर्शाया जाता है। क्या से? स्मॉल आर। चलो, अब यहां से अभिक्रिया का दर हम लोग को लिखा गया, अभिक्रिया के दर को स्मॉल आर से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला लिख दिया गया डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। क्या लिखा गया? डेल्टा सी बटा डेल्टा टी। तो डेल्टा सी, तो डेल्टा का मतलब बदलाव और सी का मतलब सांद्रता। तो डेल्टा सी का मतलब हुआ अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में बदलाव बट्टा डेल्टा टी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? समय में बदलाव। इसका मतलब हुआ समय में बदलाव। आर बराबर डेल्टा सी का मतलब होता है C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। ध्यान रखना है, यहां पर जो C2 लिखा जाता है, ये C2 का मतलब होता है, अगर अभिकारक लिए हैं नहीं तो C2 का मतलब होगा अभिकारक की बची हुई मात्रा। बची हुई मात्रा यानी अभिक्रिया होने के बाद जो अभिकारक की मात्रा बच जाती है उसे क्या कहते हैं? C2। यानी कितनी मात्रा बच गई? मान लो 10 ग्राम लिए थे अभिकारक, नहीं 10 ग्राम में 8 ग्राम खर्चा हो गया, 2 ग्राम बच गया, तो 2 ग्राम जो बच गया वो क्या है? C2 नहीं। और C1 का मतलब है अभिकारक की शुरुआती मात्रा। C1 का मतलब क्या है? अभिकारक की शुरुआती मात्रा। नहीं, सेम एज T2 क्या होगा? फाइनल समय, यानी जो अभिक्रिया रुक गया है नहीं। और T1 क्या है? इनिशियल समय यानी शुरुआती समय। बोलो, दिक्कत है? कह सकते हैं। तो ये हम लोग का आ गया R बराबर C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1, और सबका मतलब हम लोग क्या है वो मतलब हम लोग को बता दिया गया। चलो अगले पॉइंट पे आओ। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहां पर क्या लिखा हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब अभिकारक की सांद्रता, यानी ये जो लाइन है, ये लाइन ये क्या चीज को दिखा रहा है? अभिकारक की मात्रा को। और ये लाइन कौन सी को दिखा रहा है? समय को। टाइम मतलब समय। ये लाइन समय को दर्शा रहा है। तो अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच अगर ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। ग्राफ कुछ इस टाइप का आता है। चलो इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर टाइम कितना है? 0। तो जब टाइम 0 है उस समय अभिकारक की मात्रा क्या है? बहुत ज्यादा। सही बात है भाई? नहीं, जब टाइम 0 है तो टाइम 0 का मतलब वह समय जिस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। तो अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुई है उस समय बर्तन में पूरा का पूरा क्या बचा हुआ है? अभिकारक। पूरा पूरा अभिकारक होगा नहीं। तो जब टाइम 0 उस समय अभिकारक की मात्रा देख लो बहुत ज्यादा। समय जैसे जैसे बीतता है अभिकारक उत्पाद में बदलता है। तो समय बीतेगा तो धीरे धीरे अभिकारक की मात्रा बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी। तो देखो तो समय यहां से यहां बढ़ गया नहीं, मान लो कि 10 बज गया, तो 10 बजे अब अभिकारक की मात्रा पहले के रिस्पेक्ट में बढ़ी है कि घट गई? नहीं, टाइम तुम्हारा 15 हो गया। अब बताओ
अभिकारक की मात्रा क्या हो गई, घट गई। तो घट रही है कि नहीं घट रही है, तो समय के साथ अभिकारक की मात्रा घट रही है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, चारों ग्राफ दे दिया नहीं, अब उन चारों ग्राफ में बोल रहा है कि भाई अभिकारक की सांद्रता और समय वाला ग्राफ पहचानिए, अभिकारक की सांद्रता और समय वाला ग्राफ पहचानिए। और आपको एगो ही ग्राफ दिया हुआ है, उसी में एगो ग्राफ ऐसा दे देगा, उसी में एगो ग्राफ हम लोग का ऐसा दे देगा, उसी में एक ग्राफ हम लोग का ऐसा दे देगा नहीं। तो सही ऑप्शन तो आप लोग पहचान लीजिए कि ये वाला सही ऑप्शन है। नहीं, कैसे पहचानिएगा, आप लोग एग्जाम में वही सब पहचान करके करते हैं। चलिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अभी हम लोग पढ़े थे अभिकारक की सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ। अब ये क्या है, उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच का ग्राफ खींचना है, तो ऐसा ग्राफ याद रखना है, ऐसा ग्राफ होता है। ध्यान से देखिए, जब टाइम 0 है तो उस समय उत्पाद की मात्रा क्या है, 0। तो सही बात है, जब टाइम 0 होता है उस समय अभिक्रिया शुरू नहीं हुई रहती है। तो जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई रहेगी उस समय उत्पाद की मात्रा क्या होगी, 0। अब अभिक्रिया शुरू हो गई तो उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। अभिक्रिया शुरू हो गई तो उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो बढ़ रही है, दिक्कत है नहीं। तो ध्यान रखना होगा कि कौन सा अभिकारक वाला ग्राफ है और कौन सा उत्पाद वाला ग्राफ है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन का हिंदी। अब यहां बताओ हम लोग क्या किया गया, एक ग्राफ ऐसे दिया, इसी में एक ग्राफ ऐसे दिया नहीं, अब ये ग्राफ दे दिया और बोला कि इस ग्राफ में पहचानो कि कौन सा ग्राफ उत्पाद की सांद्रता को दर्शा रहा है और कौन सा ग्राफ अभिकारक की सांद्रता को दर्शा रहा है। तो ये वाला अभिकारक का है और ये वाला किसका है, उत्पाद का। ये वाला किसका है, उत्पाद का, और ये वाला किसका है। तो ये सब पहचान लीजिएगा ना। चलिए भगवान करे पहचान लीजिए उस समय। थैंक्स, खत्म, लेक्चर 1 खत्म, क्लास भी खत्म।